हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उमराव क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अगली क्लास आपकी वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में लूँगा, तो आज की क्लास आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो वर्णों के उच्चारण स्थान से आपका क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले उच्चारण स्थान की समझानेंगे। तो उच्चारण स्थान होता क्या है? बेसिकली बात करें उच्चारण स्थान की तो हमारे मुख में कुछ जैसे यंत्र होते हैं, इनको हम स्वर, जहाँ से हमारे आवाज़ निकलते हैं, ठीक है, आवाज़ें निकलती हैं जहाँ से हमारे, तो उनको हम स्वर यंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो जो वर्ण जिस स्थान से निकलता है, ठीक है, जहाँ से उसका उद्गम होता है, वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, तो अब हम कुछ उच्चारण स्थान के विषय में जानेंगे। तो इसके पहले हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ग की, तो वर्ग मैंने कल चूँकि आपको बता रखा था जो स्पर्श व्यंजन में। ठीक है, फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि वर्ग क्या होते हैं। कि वर्ग होता है 5 वर्णों का समूह। ठीक है, 5 वर्णों के समूह को हम वर्ग बोलते हैं। और वर्ग होते कितने हैं? ये भी होते हैं 5। ठीक है, जैसे आपका होता है वर्ग कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं और इन पांचों वर्णों में, पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया वर्ग। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके उच्चारण स्थान के विषय में। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के विषय में बात करते हैं। तो जैसे आपका होता है, जैसे हम वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करने के लिए हम ट्रिक का उपयोग करेंगे। ठीक है, चूँकि ऐसे याद रखना आसान नहीं होता है, तो मैं एक लिए बहुत ही इजी वे में आपका एक ट्रिक लेके आया हूँ। ठीक है, जो संस्कृत में तो कुछ इनके नियम होते हैं, जैसे अकु, पहला होता है अकु विसर्ज्य नाम कंठा। तो ये थोड़ा याद करने में आपको कठिनाई हो सकती है, इसलिए मैं इनको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको इतना आसान बताऊंगा कि आप उनको याद रखने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। ठीक है, कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो कंठ के लिए हमने याद करने के लिए एक शब्द बनाया, कहा। क्या बनाया? कहा। ठीक है, और यहाँ पर मैं विसर्ग रख दूंगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कहा, तो जो आपका पहला वर्ण होगा, जो आपका क्या होगा? जो आपका पहला वर्ण होगा। ठीक है, ये आपके वर्ग को डिनोट करेगा। ठीक है, किसको डिनोट करेगा? वर्ग को डिनोट करेगा। फिर इसके बाद इस वर्णों को तोड़ लेना है, तो इसमें बचेगा आपका हा, और ये जो मात्रा लगी है ये आपका छोटा आ और बड़ा ओ को दर्शाएगा। इसमें ह्रस्व या दीर्घ दोनों। ठीक, इसके बाद ये हो जाएगा विसर्ग। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ण होंगे आपके कहाँ से आएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। ठीक है, जैसे का से आपका ये पूरा का वर्ग हो जाएगा, का से आपका ये पूरा का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हा मैंने बताया, तो हा ये है। ठीक, ये जो आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, ये तो आ ह्रस्व या दीर्घ दोनों आ हो जाएंगे, और ये विसर्ग। ठीक, तो ये सारे वर्ण बोले जाएंगे आपके कहाँ से? कंठ से। वैसे इसके सूत्र की बात करें, संस्कृत में इसका सूत्र होता है अकु विसर्ज्य नाम कंठा। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं तालु। तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ठीक है, तालु से, तो तालु के लिए हमने बनाया वर्ण चयसी, च य सी। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जो पहला वर्ण होगा वो आपके वर्ग को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये आपका होगा यहाँ से चा वर्ग। क्या हो जाएगा? चा वर्ग सारा का सारा आपका कहाँ से बोला जाएगा? आपका तालु से। कहाँ से बोला जाएगा? आपका तालु से। इसके बाद आपका आ जाएगा या। ठीक है, तो या जो कि लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आ जाएगा शा आ जाएगा, और जो ये मात्रा लगी होगी, जो ये आपके ह्रस्व या दीर्घ दोनों को प्रदर्शित करेगी। तो ये आपकी बड़ी की मात्रा लगी है, तो बड़ी ई या ह्रस्व या दीर्घ दोनों को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो ये जितने भी सारे वर्ण हो गए आपका चा वर्ग, या, शा, ई और बड़ी ई, तो ये सारे जो वर्ण हो गए आपके कहाँ से बोले जाएंगे? तालु से। ठीक है, अगर इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है इचु यशा नाम तालु, मतलब ये जो ये सारे वर्ण हैं तालु से बोले जाते हैं। ठीक है,
अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सूत्र से भी डिफाइन कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। और चूँकि एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसे चीज़ें याद नहीं आती हैं, इसलिए मैं चूँकि आपको ट्रिक्स याद रखना बहुत आसान होता है, इसलिए मैं आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो मूर्धा से बोले जाते हैं, ठीक है। अगर हम मूर्धा की बात करें तो मूर्धा के लिए हमने बनाया ट्रशर। क्या बनाया? ट, शा और शा में इसकी री की मात्रा लगा देंगे और रा। तो ये सारे जो वर्ण होंगे आपके बोले जाएंगे कहाँ से? मूर्धा से। कहाँ से बोले जाएंगे? मूर्धा से, ठीक है। ट्रशर मूर्धा, ठीक है। अगर इसमें हम बात करते हैं तो ये तुम्हारा टा वर्ग होगा। क्या होगा? ये जो टा वर्ग है, ठीक है, टा वर्ग, ये सारा तुम्हारा बोला जाएगा कहाँ से? मूर्धा से बोला जाएगा। फिर इसके बाद मैंने बताया ये शा है तो ये शा हो जाएगा। फिर इसके बाद तुम्हारा ये री, तो री हो जाएगा और रा। तो ये सारे जो वर्ण होंगे आपके कहाँ से बोले जाएंगे? मूर्धा से। वैसे अगर सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला आता है दंत। क्या आता है? दंत, ठीक। तो दंत से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे? तो इसके लिए हमने बनाया तलस। क्या बनाया? तलस, ठीक है, तलस बनाया, ठीक है। अब तलस से हम बात करें तो तलस में जो ता है ये ता वर्ग को प्रदर्शित करेगा। ता, था, दा, धा और ना, ठीक है। ये ता, था, दा, धा, ना आपके वर्ग को प्रदर्शित करेंगे। फिर इसके बाद जो आपका ला आ जाएगा तो ला हो जाएगा और सा, ठीक है। तो ला और सा ये कहाँ से बोले जाएंगे? दंत से, ठीक है। इसके बाद हम ओष्ठ से बजाएंगे को ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो इसके लिए हमने बनाया पाऊ। क्या बनाया? पाऊ। तो जो आपका पा वर्ग है और ऊ मैंने बताया था जो मात्रा होती है इसका ह्रस्व या दीर्घ दोनों लेते हैं, ठीक है। तो आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों आपके बोले जाएंगे ओष्ठ से। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही आसानी से हम लोगों ने वर्णों के उच्चारण स्थान को याद कर लिया है। अच्छा, इनके सूत्र की बात करें तो जो आपका तलस होता है इसका सूत्र होता है ऋतु लसा नाम दंता। फिर इसके बाद अगर ओष्ठ की बात करें तो उपमदनीय नाम ओष्ठौ, ठीक है। ये इनके सूत्र हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने पाया कि इनको हमने बहुत ही आसानी से इन वर्णों को हमने याद कर लिया है, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि इनसे कुछ वर्ण छूट जाते हैं, कुछ वर्ण छूट गए तो उनको वो वर्ण हम देख लेते हैं कि वो वर्ण कौन कौन से थे हमारे, ठीक है। तो वो वर्ण देखते हैं हम। तो आपका सबसे पहले बच जाता है आपका वा, ठीक है, वा बच जाता है, ठीक है। तो वा कौन सा होता है? वा होता है दंतोष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ, ठीक है। सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है वकारस्य दंतोष्ठम। क्या होता है? वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है। फिर इसके बाद आपका बचता है ए आई, ठीक है। ए आई की बात करें तो ए आई आपका बोला जाता है कंठ और तालु से, ठीक है। सूत्र की बात करें तो इसको कहते हैं एदैतो कंठ तालु, ठीक है। क्या कहते हैं? एदैतो कंठ तालु, ठीक है। अब आपका आ जाइए ओ और ओ, तो इसको बोलते हैं कंठ और ओठ दोनों से, तो ये होता है आपका कंठोष्ठ। कहाँ से बोला जाता है? कंठोष्ठ। अगर सूत्र की बात करें तो इसको ओ दावतो कंठोष्ठम, ये इसका सूत्र हो जाता है। फिर आपका बचता है अंकबिंदु। अंकबिंदु को हम अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंकबिंदु को अनुस्वार। ये आपका बोला जाता है नाक से, ठीक है। फिर आपका बनता है चांदबिंदु, इसको अनुनासिक बोलते हैं। ये नाक और मुंह दोनों की मदद से बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नासिक, ठीक है। तो ये आपके वर्णों के उच्चारण स्थान रहे। तो देखा दोस्तों हमने कितने आसानी से हमने इन वर्णों को याद कर लिया है, ठीक है। अच्छा, जब आप इनको याद करेंगे तो आपको फिर इतना याद होगा कहा कंठ चैशी तालु ट्रिशर मूर्धा तलस दंत पौ ओष्ठ, बस इतना आपको याद करना है, बाकी आपको याद हो जाना है, ठीक है। क्या? कहा कंठ। तो आप कंठ जैसे ही आपको कंठ से याद आएगा तो आपको कहा ध्यान आएगा। तो कहा से क्या आएगा? का से क वर्ग, हा से हा। फिर इसके बाद जो मैंने बताई थी मात्रा उसका ह्रस्व दीर्घ, तो आ की मात्रा है तो छोटा और बड़ा इसकी मात्रा हो जाएगी और विसर्ग, ठीक है। इस प्रकार से सारे आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, कुछ आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ अनुनासिक वर्ण, ठीक है। तो अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? चूंकि अनुनासिक नाक और मुंह से बोले जाते हैं, तो जो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है या वर्ण होता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है उसे हम अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। तो प्रत्येक वर्ग कितने बताए थे? 5। तो क वर्ग का हो गया अंगा, च वर्ग का इया, ट वर्ग का आड़ा,
और तावर का ना और पावर का मा। तो ये सारे आपके वर्ड हो गए अनुनासिक। ये कहाँ कहाँ की मदद से बोले जाते हैं? तो जो अंगा बोला जाएगा नाक और कंठ से, ठीक है। चूंकि मैंने बताया था कि इसमें नाक की मदद पड़ती है, और मैंने कहा कंठ में आपको बताया था कि का वर्ग के सारे वर्ग कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से, और इसमें नाक का भी मदद पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ की बात है, तो मैंने बताया था कि चयशी तालु, ठीक है। तो तालु से भी बोला जाएगा और नाक से बोला जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर आड़ा, तो मैंने बताया था आपसे क्या? ट्रिशर मूर्धा, ठीक है। ट्रिशर मूर्धा जो आप पढ़ पाएँ, जो आपको दोस्तों बेसिकली याद रहना चाहिए, ठीक है। तो मूर्धा से, ठीक है, मूर्धा और नाक की मदद से, चूंकि ये पंचम वर्ण नाक से बोले जाते हैं, और बाकी मैंने उच्चारण स्थान आपको बताए थे, ठीक। इसे ना है, तो ना आपका बोला जाएगा दंत से। दंत के लिए बताया था तलश दंत, ठीक है। तो जो ता वर्ग में ता था दादा ना, तो ना आया तो ना के लिए दंत हो जाएगा, और बाकी ये नाक से बोला जाता है, ठीक है। जैसे माँ आया, ठीक है। तो माँ, तो नाक और ओष्ठ, चूंकि पौ ओठ से बोला जाता है, और पाही वर्ग में माँ आता है, ठीक है। तो नाक और ओठ से बोला जाएगा ये वर्ण, ठीक है। तो ये नाक और मुंह की मदद से बोले जाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे? नासिक के, ठीक है। इस प्रकार उच्चारण की दृष्टि से बात करें तो उच्चारण की दृष्टि से दोस्तों वर्ण अगर कभी पूछा जाए तो उच्चारण की दृष्टि से आपके जो वर्ण हो जाएंगे 46 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 46, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों अब आगे चलते हैं। यह आपके रहे उच्चारण स्थान। अच्छा, अब हम बात करते हैं वर्णों के नाम के, ठीक है, कि वर्णों के कुछ नाम दिए गए, तो उन वर्णों के क्या नाम दिए गए उनके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्णों के नाम में अर्धस्वर किसको कहा गया, ठीक है। तो अर्धस्वर आपको कहा गया या और वा को, ठीक है। या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जो आपका आता है लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण, इसको हम प्रकंपित या कंपजात वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जो वर्ण है रा, ये चूंकि आपसे सीधा एग्जाम पूछ जाते हैं कि लुंठित वर्ण निम्न में से लुंठित वर्ण कौन सा है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा रा, ठीक है ना। अच्छा, अब रा के विषय में बात करते हैं। तो रा कितने प्रकार का होता है? रा 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है रा? 4 प्रकार का, ठीक। कौन कौन से होते हैं? लुंठित, रडार, पदेन और रेफ, ठीक है। अच्छा, अब रा लुंठित कौन सा रा होता है? जो आपका जो सिंपल रा आपका लिखा जाता है वर्णमाले में, ये वाला आपका हो जाता है लुंठित रा, ठीक है। ये वाला आपका हो जाता है लुंठित रा। फिर इसके बाद आता है रडार, ठीक है। तो रडार में जैसे आप देखते हैं, मैंने एग्जाम्पल चक्र लिखा हुआ है, तो ये जो आपका नीचे से लगता है ये वाला, ठीक है। तो ये आपका जो ये वाला जो आपका रा होता है, ये आपका कौन सा रा होता है? रडार वाला रा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला होता है पदेन, ठीक है। पदेन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा ट्रक, तो ट्रक को नीचे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पदेन रा, ठीक है। फिर इसके बाद एक होता है रेफ वाला रा, ठीक है। तो रेफ क्या होता है? जैसे धर्म है, कर्म है, शर्म है, सर्प है, ठीक है। तो ये जो उड़ता हुआ रा लगता है इसको हम बोलते हैं रेफ रा, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या नाम से अगर बात करते हैं तो ये जो आपका रेफ वाला रा होता है ये हमेशा कैसा होता है? आधा रा होता है, ठीक है। आधा रा होता है। और ये जैसे इनमें जो रडार और पदेन है ये पूरे रा होते हैं। जैसे चक्र है तो चक्र में का आपका आधा होगा और रा पूरा होगा। जैसे ट्रक है तो ट्रक में आपका टा आधा वर्ण होगा, और जो आपका जो ट्रक में ये आपका लगा हुआ चिन्ह ये आपका पूरा रा होगा, ठीक है। समझ गए? तो ये रही बात रा की, ठीक है। और जो आगे बात करते हैं कि जो आपका पदेन रा होता है, पदेन रा केवल टा ठा डा ढा में लगता है, ठीक है। और रडार रा की बात करें तो रडार रा अगर पूछा जाए कि कितने वर्णों में लग सकता है तो आपका केवल 23 वर्णों में लग सकता है, ठीक है। 23 वर्णों में लग सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं आगे। तो आगे आता है आपका पार्श्विक वर्ण। तो पार्श्विक वर्ण आपका होता है ला, ठीक। इसके बाद होता है मानक वर्ण, एक होता है अमानक वर्ण। तो मानक वर्ण क्या होता है कि जो वर्णमाला में पहले अक्षर लिखे जाते थे, ठीक है, जो पहला था मानक था, तो वो अब क्या नाम से उनमें कुछ संशोधन हो गए, क्योंकि उनको लिखने में भी दिक्कत होती थी और उनमें संशोधन होकर उनको आसान बना दिया गया। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो झा बनता था कुछ इस प्रकार के भा टाइप का बना करता था, इस प्रकार का झा बना करता था, ठीक है। इस प्रकार का देखा होगा आपने कि जो पुराने डिब्बे रखे होंगे डालडा के झूला उला, तो कुछ ऐसे झूला लिखा रहा होता होगा। तो ये वाला जो भा है ये आपका होता है अमानक वर्ण, ठीक। अब जो वर्ण बन गया है इस प्रकार से, झा को इस प्रकार से बना दिया गया है, तो ये वाला वर्ण हो जाएगा आपका मानक वर्ण, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं आपका पार्श्विक वर्ण, ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं आपका बोध वर्ण या काकल्य वर्ण, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोध वर्ण और काकल्य वर्ण, बहुत पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो ये बोध वर्ण आपका या काकल्य वर्ण आपका होता है। मिश्र वर्ण आपका स्रा होता है। ठीक है, स्पर्श संघर्षी वर्ण, ठीक है, स्पर्श वर्ण एक होता है स्पर्श संघर्षी वर्ण। तो जो स्पर्श संघर्षी वर्ण होता है ये च वर्ग का होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका द्विक वर्ण। तो द्विक वर्ण क्या होता है? द्विक वर्ण होता है क्या आता है कि एक वर्ण जब दो बार आता है, एक बार आधा एक बार पूरा, तो जब एक वर्ण दो बार आ जाए तो उसे द्विक वर्ण बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद होता है आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है? जो विदेश से ले लिए गए, जैसे अंग्रेजी में जो फा नहीं, ये ऊपर लगता है, ये ऊपर ऊपर जो जिसमें चांद लगा होता है लेकिन बिंदी नहीं लगी होती है। ठीक है, उसको अर्ध चांद, तो ये आगत स्वर बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर आगत कुछ व्यंजन है। तो आगत व्यंजन देखा होगा जो उर्दू के अरबी फारसी के शब्द हैं उनको ले लिए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब फखरुद्दीन है तो फा के नीचे बिंदी रखी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्ण उर्दू फारसी के वर्ण है, जैसे का के नीचे बिंदी, खा के नीचे बिंदु रख दिया जाए तो वो वाले वर्ण जो होते हैं आपके आगत वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे आपका आता है, हाँ आगे आता है, फिर ये आपका समाप्त होता है यहाँ से। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाए कि अगर वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला के विषय में आप बात करेंगे तो वर्णमाला आप कहेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब कई क्वेश्चन बनते हैं कि वर्ण कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो जो आपका आ से हा तक, आ से हा तक जो आपके वर्ण होते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपके वर्ण होते हैं। ठीक है, ठीक, आ से हा तक, तो इसमें स्वर और व्यंजन आपके सारे आ जाते हैं। अगर व्यंजन बोला जाए तो व्यंजन कहाँ से होते हैं? तो आपका होता है व्यंजन होता है का से हा तक। ठीक है, का से हा तक। फिर अगर आपसे कोई पूछे ककाहरा कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ककाहरा आपसे होता है का से ज्ञा तक। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है कि वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं और ककाहरा क्या होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं कि प्राणत्व के आधार पर वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका होता है घोषत्व के आधार पर वर्ण क्या होते हैं, इसके विषय में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जो प्राणत्व के आधार पर वर्ण होते हैं, तो प्राणत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। प्राणत्व यानी कि सांस, ठीक है, सांस मतलब कि वर्णों के उच्चारण में सांस का उपयोग कैसे होता है, तो इस आधार पर वर्णों के दो भेद किए गए। ठीक, एक होता है अल्प प्राण जिसमें कम वायु की आवश्यकता होती है, एक होता है महाप्राण जिसमें अधिक वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने और थोड़ा आसान करने के लिए आपने बता दिया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है आपके अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक, ये जो आपके वर्ण आएंगे आपके किस में आएंगे? प्रत्येक वर्ग का, ये आपके अल्प प्राण में। और दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो आपका आएगा महाप्राण में। ठीक है, किस में आएगा? महाप्राण में। तो पहला, तीसरा, पांचवा ये आएगा आपका अल्प प्राण, जो आएगा दूसरा और चौथा ये आएगा महाप्राण में। ठीक है, इसके बाद आपके जो अल्प प्राण में आते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम ये आप कह रहे हैं व्यंजन, अगर स्वरों की बात करें तो जितने भी ह्रस्व स्वर होते हैं, चूंकि ह्रस्व स्वर में कम वायु की आवश्यकता होगी तो वो अल्प प्राण होंगे। क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। और जो दीर्घ स्वर होंगे उन्हें अधिक वायु की आवश्यकता होगी तो उनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? महाप्राण। क्या बोलेंगे? महाप्राण। ठीक है, तो दीर्घ स्वर जो आएंगे आपके महाप्राण में आएंगे। फिर इसके बाद जो ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन में बताया था कि सांस की ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो सांस की भी ज़्यादा आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जो तुम्हारे ऊष्म व्यंजन शा और हा, ठीक है, ये जो आएंगे आपके महाप्राण में। इस प्रकार से आपके प्राणत्व के जो वर्णों की संख्या हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 23, और जो महाप्राण के वर्णों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 21। क्योंकि बहुत एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, वैसे मैंने बहुत इजी तरीके से बता ही दिया आपको, तो बात याद, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके हो गए प्राणत्व के आधार पर वर्ण। इसके बाद अगला आता है आपका घोषत्व के आधार पर वर्ण। ठीक, क्या आता है आपका? घोषत्व के आधार पर वर्ण। तो घोषत्व के आधार पर घोषत्व होता है स्वर तंत्रियां। ठीक है, तो स्वर तंत्रियों का क्या उपयोग होता है, इस आधार पर हमने वर्णों के दो भेद किए। कितने भेद किए? दो भेद किए। ठीक है, एक हमने किया अघोष, एक होता है सघोष। ठीक है, तो अघोष को अद्वेष भी बोलते हैं और सघोष को घोष वर्ण या घोष वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें अघोष,
ठीक है। तो अघोष में आएंगे किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो आएगा आपका किस में आएगा, घोष वर्ण में आएगा, ठीक है। और तीसरा चौथा पांचवा आपका आएगा सघोष में, ठीक है। तो अघोष में क्या आएगा, पहला दूसरा वर्ण, और सघोष में क्या आएगा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जितने सारे ऊस व्यंजन है, ठीक है, ऊस व्यंजन, तो ऊस व्यंजन आएंगे आपके किसमें, आपके आएंगे अघोष वर्ण में, सिर्फ हा को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, हा को छोड़ के। तो हा को छोड़ करके सारे उस व्यंजन आएंगे इसमें अघोष में, और बाकी जो भी होता है अंतस्थ है, जो उसमें आपको जो बचा है, जो सारे स्वर हैं, ये सब आ जाएंगे आपके घोष वर्ण में, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ से बोले जाएंगे, उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, वर्णों के नाम के विषय में बता दिया कि किन वर्णों को क्या कहा जाता है, और इसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि आपको अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, ठीक है, अघोष सघोष क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि आपको मैंने बहुत ही आसानी से बताया, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ पे आया होगा और आप इन वर्णों को आसानी से याद कर पा रहे होंगे, ठीक है। चूँकि सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मैं आज क्वेश्चन की सीरीज़ नहीं रखूँगा, और मैं प्रयास करूँगा कि कल से मैं आपका जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें मैंने क्वेश्चन जरूर रखूँगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर लें, और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वीडियो का फ़ायदा और भी दोस्तों को हो सके, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।